बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, और मेरे लिए ये बड़ा ही प्रिय विषय है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे लोगों से अनचाहे पाला पड़ता रहता है जिसके कारण हम सबों का तनाव बढ़ता रहता है, और यह तनाव हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करता है। हमारे काम करने की जो स्वाभाविक क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है, और हमारे स्ट्रेस में आने के कारण इसका प्रभाव केवल मेरे ऊपर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारे परिवार के ऊपर भी पड़ता है। जहाँ हम क्लासरूम के अंदर में पढ़ाने के लिए जाते हैं, क्लासरूम के उन बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, साथ साथ जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। तो इसलिए आज का ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक बड़ा ही महत्व का टॉपिक, और पूरी दुनिया के अंदर आज स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे विषय को लेकर काफी चर्चा हो रही है, और हम सभी स्ट्रेस जैसे विषय के महत्व को समझ सकते हैं कि सीबीएसई ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इस विषय को डाला है। अभी हम सभी जानते हैं कि भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है, यह सोच करके कि भारतवर्ष का जो निर्यात है इससे बैडली अफेक्टेड होगा, और इंडियन गवर्नमेंट हमारे प्रेशर में आएगी, और जैसा हम बताएंगे वैसा करने के लिए बाध्य होगी। लेकिन अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, हम उन बाधाओं को सहने की क्षमता अपने अंदर में विकसित करते चलेंगे, और अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे कि फिर दुनिया की कोई शक्ति हमें स्ट्रेस में नहीं डाल सकती। हमारा देश एक ऐसा देश रहा है जो काफी डाउन टू अर्थ विचार को लेकर आगे बढ़ता रहा है। हमारे जितने भी ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ऐसे संपूर्ण वेद और उपनिषद की रचना की, जितने भी ऐसे ग्रंथ लिखे, ऐसे ऋषि मुनि विद्वान हमारे जो पूर्वज रहे, कभी भी उन्होंने राजमहल की कामना नहीं की, और राजमहल में रहते हुए उन्होंने इन ग्रंथों की रचना नहीं की, बल्कि जंगलों में कुटिया बनाकर वो रहते थे, अपने शिष्य को शिक्षा देते थे, शिक्षा देने के साथ साथ वेद की दिशाओं का वो लेखन भी करते थे। तो हमारी जो संस्कृति ही कंटकीर का ऐसे परिस्थितियों से होकर के निकली है, और हम उसी में अपनी राह बनाते रहे हैं। इसके कारण से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, किंतु आज के समय में ये थोड़ा आवश्यक इसलिए हो गया क्योंकि हमारे देश के अंदर
वर्क कल्चर ऐसा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि इसके कारण से लोगों के ऊपर में अब स्ट्रेस आ रहा है। इसलिए CBSE कहती है कि अपने विद्यालयों के अंदर हमें एक ऐसे वर्क कल्चर को डेवलप करना है जिसके कारण स्ट्रेस कम। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा करके नहीं बताया जा सकता और जबरदस्ती लोगों का स्ट्रेस कम किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब हम लोगों का जबरदस्ती स्ट्रेस कम करने की कोशिश करेंगे तो इस चक्कर में उनका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। यह तो स्वाभाविक अनुभूति की चीज है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये स्वाभाविक अनुभूति की चीज है। एक स्वाभाविक सा विषय है। जरा तनिक विचार करें कि मैं जहां कहीं भी रहता हूं, मेरे आसपास आकर कितने लोग बैठना पसंद करते हैं और कितने लोग हमसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं और फिर उसी हंसी खुशी माहौल के साथ यहाँ से उठ करके जाते हैं। यदि लोग मेरे पास आना पसंद करते हैं, इट मीन्स हमारा स्वभाव ऐसा है कि लोग हमारे पास आकर स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। यानी उनको लगता है कि चलो हम व्यक्ति के पास चलते हैं, 2-4 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, उससे बात करेंगे, मेरा मन का तनाव हल्का होगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ कहीं बैठे हैं और सामने से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ता है और 2 व्यक्ति यहाँ बैठे हैं तो फिर तुरंत आपस में खुशखुशाहट होने लगती है, लो भैया फिर आ गया, तो फिर ये हेडेक देगा। मतलब वो व्यक्ति आया नहीं, उसको अपनी ओर आते हुए देखते हैं और आते हुए देखते ही आपस में खुशखुशा कर बात करते हैं कि देखिए वो फिर आ रहा है, फिर हेडेक देंगे, कचरा कर देंगे। लोग अक्सर बोलते हैं अरे जहाँ जाते हैं वहीं कचरा करते हैं, उनका काम ही यही है। और होता क्या है कि लोग फिर उनके पास जाना पसंद नहीं करते। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो सबसे मूल बात है कि हम भगवान ने हमको जिस रूप में इस धराधाम पर भेजा है, स्वाभाविक रूप से उसी अनुरूप इस धराधाम पर में रहे और बाकी जो कुछ भी हमें मिल रहा है, अब अपने जो प्रधानमंत्री जी है इसके उदाहरण है। तीसरा टर्म उनका चल रहा है, किंतु फिर भी देखिए उनका जीवन चरित्र कैसा है और कह सकते हैं कि संघ का स्वयंसेवक कैसा होता है, जो न सुख में न दुख में, न मान में न अपमान में न प्रतिष्ठा में, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तीसरा टर्म चल रहा है, किंतु फिर भी व्यक्ति के अंदर में जरा सा अहंकार लेस मात्र दिखाई नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिकाएं होती हैं जिसका के निर्वहन करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी कभी वो सामने से इस रूप में दिखाई नहीं पड़ता। उनके काम का तरीका ही ऐसा है कि इसके कारण से जो भी लोग उनके पास आते हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से काम करने लगते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि 2014 में जब उनकी सरकार बनी तो कुछ दिनों के बाद उनका एक इंटरव्यू था, तो उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि मैं अक्सर देखता हूँ कि मीडिया में ये विषय चर्चा में आती है कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय में लोग समय से उपस्थित होने लगे, प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्य सुव्यवस्थित रूप से चलने लगा। तो उन्होंने कहा कि अरे ये भी कोई
कि अपने दायित्व के निर्वहन के लिए मैं स्वयं अपने कार्यालय में समय पर उपस्थित रहता हूँ। और मैं जब उपस्थित रहता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे बाकी लोग भी उपस्थित हैं। तो इसमें मेरी कोई भूमिका हो ऐसा नहीं है। हाँ, लोगों ने ऐसा समझ लिया कि नहीं, मुझे समय पर पहुंचकर अपना काम निपटाना चाहिए, तो ये तो उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। कहने से तात्पर्य यह है कि हमारा काम यदि सुव्यवस्थित ढंग से चले तो फिर कहीं से किसी प्रकार के तनाव की बात नहीं है। सबसे पहली बात, इस संगठन से हम क्यों जुड़े? एक तो इसके हेतु को समझना, मैं कौन हूं इसके भाव को समझना, संगठन ने कौन कौन सा दायित्व हमें प्रदान किया है इसको ठीक से समझना, विद्यालय आगमन और प्रस्थान का समय कौन सा है इसको ठीक से समझना, क्लासरूम में कैसे हमें ठीक से पहुंचना है और अपना काम ठीक प्रकार से करना है इसे ठीक से समझना। 40 मिनट्स का हमारा पीरियड होता है, हम उसका समायोजन कैसे ठीक से करेंगे इसको समझना। सीबीएसई ने और भारतीय शिक्षा समिति ने हमें सिलेबस क्या प्रोवाइड किया है क्लासरूम के अंदर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसे ठीक तरह से समझना। क्या हम अपना सिलेबस ठीक प्रकार से क्लास के अंदर में पूरा कर रहे हैं, हमेशा इसके बारे में विचार करते रहना। बच्चों का क्लास वर्क होमवर्क पूरा होता है क्या, इसके बारे में विचार करना। क्या बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं हम समय पर जांचते हैं और वर्ष में 2 बार प्रधानाचार्य से उन उत्तर पुस्तिकाओं का काउंटर साइन करवाते हैं, इसके बारे में विचार करना। बीइंग ए क्लास टीचर, हम बच्चों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उनका जो बैग है, उनका जो थैला है, वो सब व्यवस्थित रहे, क्या इसके बारे में विचार करते हैं, इसका चिंतन करते रहना। जीरो पीरियड का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में चिंतन करते रहना। हमारा जो क्लासरूम है, वो क्लासरूम हमारा व्यवस्थित है क्या, इसके बारे में विचार करना। बीइंग ए सब्जेक्ट टीचर, मैं जब पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ तो क्या जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर में जो इंफॉर्मेशन लिखा जाना चाहिए वो लिखा हुआ है क्या, इसके बारे में चिंतन करना। क्लासरूम के अंदर में जो बच्चे बैठे हैं क्या वो प्रॉपरली बैठे हैं, इसके बारे में चिंतन करना। क्लासरूम से बच्चे जो एब्सेंट हो रहे हैं, एब्सेंट होने वाले बच्चों की स्थिति कैसी है, इसके बारे में चिंतन करना। वंदे मातरम के समय और उसके पूर्व जो डायरी का सिग्नेचर है, क्या हमारे बच्चे प्रतिदिन अपने पेरेंट्स से डायरी में सिग्नेचर करवा कर लाते हैं, इसकी पेज पर टोकन टुकी करना। फिर उसके बाद आपका सिग्नेचर हो। वंदे मातरम के समय क्या भैया बहन भली प्रकार से खड़ा होकर वंदे मातरम करते हैं, इसकी चिंता करना। अल्पाहार के समय, मध्याह्न के समय क्या कहीं हमारे क्लास के बच्चे ज़्यादा गड़बड़ी तो नहीं करते इधर उधर, और इसकी चिंता कर लेना। और अवकाश के समय बच्चे समय से निकल कर जाए, इसकी चिंता करना। और इसके अलावा जो विविध कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के लिए जो हमें दायित्व दिया गया है